दोस्तों, सबसे पहले तो इस भयानक बारिश में आप लोगों को यहाँ आए इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिस तरीके से आगे की तैयारी है, उसके मद्देनज़र हम आज आपसे बातचीत करेंगे, रूबरू होंगे। आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि ये सारे केसेस झूठे हैं, फर्जी हैं, फरेब हैं और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके इशारे पर हो रहे हैं। वो गुस्से में हैं, बौखलाए हुए हैं, दिल्ली के लोगों से बदला ले रहे हैं। हमने 2 दिन पहले भी ये कहा था कि अमानतुल्लाह खान जो हमारे विधायक हैं, जिनको कल बेल मिली है, जिन परिस्थितियों में उनको उठाया गया, जिस तरीके के झूठे आरोप उनके ऊपर लगाए गए, सुबह सुबह 7 बजे उनके बेडरूम में घुसकर उनके साथ बदतमीजी की गई, उनकी पत्नी से धक्का मुक्की की गई, गाली गलौज किया गया, गालियां दी गई और मुस्लिम महिला के लिए किसी पराये मर्द के सामने बेपर्दा होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब मैं उनसे मिलने गया था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उनकी आंखों में आंसू थे कि मेरे पति को उठा ले जाते मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो आतंकवादी नहीं थे। जो एक बेसिक कर्टसी होनी चाहिए, वो बेसिक कर्टसी भी पुलिस वालों ने नहीं निभाई। हमने उस दिन भी कहा था कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो कुछ भी आरोप लगाए गए ये बेबुनियाद, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि किसी महिला ने आरोप लगाया कि वो उनसे मिलने गई थी, तो अमानतुल्लाह के घर से एक आदमी निकला, उसने गाली गलौज की, धमकी दी और फिर अंत में ये कहा कि ये सब कुछ अमानतुल्लाह खान ने मुझसे कहा है कि आप उनको ये धमकी दे दो, और इसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हो जाती। आज मेरे पास यह अमानतुल्लाह खान का जो बेल ऑर्डर है उसकी कॉपी मेरे पास है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि सारे आरोप झूठे और निराधार हैं। दिखाते रहिए। और मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि आज पिछले जो कुछ हमारे कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनकी कॉपी आपके सामने आज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपको दे रहे हैं। आप लोग खुद पढ़िए और खुद समझिए कि कितने झूठे आरोप लगाकर हम पे हमारे खिलाफ बदले की कार्रवाई की जा रही है। ये जो पेपर है अमानतुल्लाह खान की जो बेल ऑर्डर है, इस बेल ऑर्डर में पेज नंबर 4 पे नीचे मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, जिसमें लिखा हुआ है द प्रेजेंट एक्यूज्ड हैज एडमिटेडली बीन रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी फॉर 2 days बट नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज पोजीशन और एट हिज इंस्टेंस। यानी कोई भी सबूत नहीं मिला, 2 दिन तक कस्टडी में रखा, लेकिन उसके बावजूद किसी तरीके का कोई सबूत उनके पास से बरामद नहीं हुआ। कोर्ट आगे कहता है The complainant has nowhere alleged that it was accused who made any threatening calls to her। कि कहीं भी शिकायतकर्ता ने ये नहीं कहा है कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन्होंने धमकी दी है। The accused was apprehended in the case on 24/7/16। On 27/6/16 the accused was in custody in the case. It is for the police to ascertain and investigate as to who made calls to complainant and threatened her। कि एक आदमी बाहर आया, उसने धमकी दी और कहा कि अमानतुल्लाह खान साहब ने मुझे कहा है आपको धमकाने के लिए। कोर्ट ने साफ तौर पर लिखा है कि अमानतुल्लाह खान ने कोई धमकी नहीं दी है। कंप्लेनेंट हैज नोवेयर एलेज्ड दैट इट वाज एक्यूज्ड हु मेड एनी थ्रेटनिंग कॉल्स टू हर। फिर भी गिरफ्तारी हो जाती है, पुलिस रिमांड ली जाती है। आगे लिखता है एक्यूज्ड इज रिपोर्टेड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट एंड सिटिंग एमएलए ऑफ द एरिया। He has deep roots in the society. There is no possibility of his absconding or fleeing from the justice or not facing trial in the case.
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जहां कहा गया है कि गिरफ्तारी जो है वो रेयर होनी चाहिए, बेल रेगुलर होनी चाहिए। यहां तो धमकी, जिसने शिकायत करता है, जिसने शिकायत की, उसने भी नहीं कहा कि इन्होंने मुझे धमकी दी, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बावजूद उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया। कोर्ट खुद कह रहा है कि 2-2, 3-3 दिन तक आपने रखा और आपके पास कोई सबूत नहीं मिले। जिसने शिकायत की उसने तक नहीं कहा कि इन्होंने मेरे खिलाफ उन्होंने धमकी दी है। वो पब्लिक सर्वेंट है, उनके भागने की कोई आशंका ही नहीं है, फिर भी आप गिरफ्तार कर, आप गिरफ्तार क्यों करते? क्योंकि आपको लगता है कि जांच में, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप गिरफ्तार करते हो कि ये भाग न जाए। फिर आगे लिखता है, नथिंग इंक्रिमिनेटिंग इज टू बी रिकवर्ड एट द इंस्टेंस ऑफ द प्रेजेंट अक्यूज्ड। द लिस्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ केसेस व्हिच इज फर्निश्ड बाय पुलिस शोज दैट आउट ऑफ 4 केसेस। अब किसी को, जब किसी के खिलाफ कोई शिकायत होती है और एफआईआर दर्ज की जाती है तो गिरफ्तारी क्यों होती है? पहला, पूछताछ के लिए होती है, दूसरा किसी चीज को रिकवर कराने के लिए होती है, तीसरा गवाहों के और एविडेंसेस के मिलान करने के लिए होती है, चौथा आपको डर होता है कहीं जांच में वो किसी तरीके से असहयोग ना करें, पांचवा वो कहीं भाग भी ना जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट तो रेयर होना चाहिए, बेल रेगुलर होनी चाहिए। लेकिन यहां शिकायतकर्ता ने भी नहीं कहा कि इन्होंने धमकी दी, उनके पास से कोई सबूत भी नहीं मिला, किसी तरीके की कोई रिकवरी भी नहीं हुई, उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार करवाया, पुलिस रिमांड पर लिया। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि मोदी की पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और अमानतुल्लाह खान को जानबूझकर इस मामले में फंसाकर आम आदमी पार्टी के रेपुटेशन को बर्बाद करने का काम किया। अब उस महिला को कौन इंसाफ देगा? अमानतुल्लाह खान की पत्नी को कौन इंसाफ देगा, जिसके साथ गाली गलौज की गई, जिसको धक्का मुक्की दिया गया, जिसकी बेइज्जती की गई, जिसके छोटे छोटे बच्चे 3 दिन तक स्कूल नहीं गए और खाना नहीं खाया? इसका जिम्मेदार कौन है? वो एसीपी जिसने भद्दी गालियां दी अमानतुल्लाह खान को और जिसने ये केस फर्जी केस बना के गिरफ्तार किया, क्या उसके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई होगी? और क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? और ये कोई अकेला मामला नहीं है। आज मैं पूरा फाइल लेके बैठा हूं आपके सामने। इसी तरीके से सोमनाथ भारती के खिलाफ केस बनाया गया। क्या आरोप लगाया गया कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। हां, लगाए गंभीर आरोप। डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि सिर्फ एफआईआर करने से काम नहीं चलेगा। आप तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कि प्राइमा फेसाई आप कन्विंस ना हो जाएं कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई। आपको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे फॉल्स केसेस पाए गए। सोमनाथ भारती को लोगों ने कहा, टीवी चैनल में बड़ा बड़ा कुत्ता छोड़ने वाला आदमी, पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला आदमी, कई हफ्ते तक टीवी चैनल्स पे चला, बड़ा बड़ा बोल्ड चला। ऐसा लगा जैसे कि सोमनाथ भारती से बड़ा दरिंदा इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा है कि सीरियस एलिगेशंस मेड बाय द कंप्लेनेंट इन द कंप्लेन आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस विद द एप्लीकेंट। कि जो गंभीर आरोप शिकायतकर्ता ने, शिकायतकर्ती ने लगाए हैं, वो जो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है उनसे मेल नहीं खाते। रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन on the point of dog bite and wrist slit reflects different version। कोर्ट ने कहा है कि यह संभव ही नहीं है कि किसी को कुत्ते को उकसा दे और कुत्ता जाके काट ले। और टीवी चैनल्स पे क्या चला कि सोमनाथ भारती ने कुत्ते को अपनी पत्नी के ऊपर छोड़ा। क्या वो टीवी चैनल वाले माफी मांगेंगे आज? क्या कभी माफी मांगी इन लोगों ने? ये कोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। Perusal of the case diary bearing book number इतना इतना, date इतना number shows that the examination of the dog done by the board of doctors of Animal Husbandry Hospital was conducted and applicant was directed to give commands to Don, that is Don come, Don bark, Don bite, Don kato, Don, but Don did not respond on his commands। Page number 7। पेज नंबर देखो 17।
The allegation made in the complaint and the claim by the police to be very serious in nature are concerned to incident of dog bites and its slits. कि नाड़ी काटी और कुत्ता छोड़ दिया, दोनों में कोर्ट ने एक्सोनरेट कर दिया। आपने कभी ये सोचा कि सोमनाथ भारती के ऊपर क्या बीती होगी, उनके मां पे क्या बीती होगी, उनके पिताजी पे क्या बीती होगी? परिवार का मामला था, पति पत्नी के झगड़े होते हैं, आरोप लगते हैं। यह है कोर्ट। कोर्ट ने एक्सोनरेट किया दोनों मामलों में। और आज भी टीवी चैनल्स पे, अखबारों में चलता है कि नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो दागी हैं, दागी हैं, दागी हैं। ये कमांडो सुरेंद्र की कोर्ट ऑर्डर है बेल में। इसमें क्या लिखा हुआ है? एक आदमी जो 26/11 में जब आतंकवादी आए तो उसने अपनी जान लड़ा दी ताकि देश के ऊपर कोई आंच ना आए। उसके ऊपर हिंदुस्तान के निहायत ही कायर नेताओं ने आरोप लगा दिया कि वो तो एक्सटॉर्शन का धंधा करता है और सामूहिक तौर पर लोगों को मारता पीटता है। कोर्ट ने क्या कहा? ये कमांडो सुरेंद्र का बेल ऑर्डर है कोर्ट का। पेज नंबर 3 या 4 पे लिखा हुआ है, फर्दर मोर इट हैज बीन अवर्ड दैट दिस केस इज एक्चुएटेड बाय द पॉलिटिकल वेंडेटा। यानी कमांडो सुरेंद्र पर जो आरोप लगाए गए वो राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रहा। ये है मोदी जी की पुलिस। और जो सुबह से शाम तक टीवी चैनल्स पे चलता है कि आम आदमी पार्टी के दागी 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 दागी। कितने टीवी चैनल्स ने माफी मांगी और कितने अखबारों ने माफी मांगी, कितने ने ये चलाया। आज मैं देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया, आज मैं देख रहा था कई अखबारों में, एक दो अखबारों को छोड़ दे तो किसी ने उस कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को भी अमानतुल्लाह के मामले में नहीं डाला, जो जर्नलिज्म के नाम पे उनको डालना चाहिए। और एक अखबार है मेल टुडे, जिसने कुछ दिन पहले पूरी लिस्ट जारी कर दी जिसमें दिलीप पांडे सबसे ऊपर टेंटेड, इनको तो रहना नहीं चाहिए, यहाँ पे फांसी चढ़ा देना चाहिए। आज अमानतुल्लाह खान को बेल मिल गई, वो खबर भी नहीं छपी। कहीं पुलिस को ऑब्जर्वेशन ना छापना पड़े, कहीं पुलिस को ऑब्जर्वेशन ना छापना पड़े। तो पुलिस तो मिली हो ये तो मैं मान सकता हूं कि पुलिस के पास कोई चारा नहीं है, लेकिन क्या प्रेस भी मिल जाए, ये ज्यादा गंभीर मसला है। आगे और भी केसेस थी, इसमें दिलीप जी बताएंगे आपको कि उन केसेस में कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थे और कोर्ट ने कैसे एक्सोनरेट किया। देखिए, हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं और एक बार फिर से आपके सामने रखना चाहेंगे। हमारे लिए तकलीफ की बात ये नहीं है कि दिल्ली की पुलिस माननीय मोदी जी के हाथों राजनीतिक औजार बन के आम आदमी पार्टी के विधायकों को कतरने पे लगी हुई है। वो फर्जी केस बनाते हैं, बड़े फॉन्ट साइज में फ्रंट पेज पे छपता है, लेकिन जिस बेबाकी से ये फर्जी केसेस की डिटेल छापी जाती हैं, उसी बराबरी की ईमानदारी से जब बेल ऑर्डर्स आते हैं, उन बेल ऑर्डर्स में यह बताया जाता है कि यह केस इन कारणों से फर्जी था। सिस्टम, दिल्ली पुलिस को फटकार लगती है, उन लोगों को फटकार लगती है जिन्होंने फर्जी केसेस बनाए, तो इस खबर को उतना सम्मान नहीं मिलता। इसलिए बार बार ये एक कारण है। दूसरा कारण, ये टीवी चैनलों की डिबेट में बार बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर इन सारे केसेस को इस प्रकार से दोहराते हैं बारंबार, जैसे इन सभी केसेस में विधायकों को सजा हो चुकी हो। और कई सारे टीवी चैनल्स के जो एंकर्स हैं, वो उनके एक कदम आगे जाकर उनसे दुगनी आवाज में वही फैसला सुना के और अपने पत्रकारिता की जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की इतिश्री कर देते हैं। तो यह उनके लिए भी जानकारी बहुत जरूरी है कि किन केसेस की स्थिति क्या है। अभी आशुतोष भाई ने बताया सोमनाथ जी के मामले में, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की डिबेट गूगल करके देख लीजिए। एक सांस में जब वो 4-5 केसेस बताते हैं, उनमें सोमनाथ भारती का भी एक केस होता है कि बीवी को मारा, कुत्ते से कटवाए, और कोई टोकता नहीं है उनको, कोई टोकता नहीं। कोई एंकर उनको इस गलत बात को करने से रोकता नहीं है।
अलबत्ता कई खुद इस बात को बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं आप में तो ये हुआ था जी। मैं नाम नहीं ले रहा हूं यहां पे चैनलों का, और जरूरत पड़ी कभी तो बता दूंगा। अभी जो केसेस बताए आशुतोष भाई ने, उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण केस हमारे कोंडली के विधायक मनोज का है। मनोज कुमार के ऊपर 420 का मुकदमा चलाया गया था, और उस केस में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है जो सीधा सीधा यह साबित करता है कि उनके ऊपर भी मुकदमा फर्जी चलाया गया था। दूसरे पेज पर दूसरे पैराग्राफ में कोर्ट कहता है, प्राइमा फेसाई देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शोन of accused applicant, and allegations which have been leveled against him are only through the instrumentality of the co-accused through whom accused applicant allegedly used to extort money from the persons who run fair price shops. कोई प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष संबंध कोंडली के विधायक मनोज कुमार का इस केस से नहीं, फिर भी यह केस बनाया गया और इसको बार बार टीवी चैनलों पर बोलकर सच साबित किया जाता है। आपको जानकारी हो इसकी, ताकि आप अपनी पत्रकारिता की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जब ये झूठ बोला जाए तो आप टोक सकें। अगला मसला है भावना गौड़ जी का। बहुत सारे टीवी चैनलों ने जब उनके ऊपर केस हुआ उनकी डिग्री को लेकर, और बहुत सारे अखबारों ने इस मसले को छापा, मुझे नहीं लगता कि जो वरीयता उस केस को दी गई जिसमें आरोप लगाए गए उनकी डिग्री को लेकर, उसके 10वें हिस्से की वरीयता भी इस खबर को दी गई जब कोर्ट ने इस पूरे केस की ऐसी की तैसी करी। कोर्ट ने कहा है कि देयरफॉर फ्रॉम द पेज संख्या है 27 पन्नों के इस डिसीजन में, पॉइंट नंबर 58, देयरफॉर फ्रॉम द अबव डिस्कशन it can be safely concluded that BA and B.Ed qualification withheld by revisionists accused in 2013 elections was definitely not done with the intent to get elected. Therefore, no offence under section 125A of the Representation of People's Act was made out against revisionist accused. क्लीन चिट दिया इसमें कोर्ट ने, उनकी सारी डिग्रियां और सब कुछ जो आज है वर्तमान में वो सही पाई गई। जबकि हमारी पार्टी से निकले कुछ लोग, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक आध दिनों में उनकी पार्टी भी बनने वाली है, चीख चीख के अपने प्रीजुडाइस को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे जब ये केस हुआ था। क्यों कर पाए वो ऐसा ऐसे लोगों को जवाब तब मिलता जब इस मामले में क्लीन चिट मिली और आप उतनी ही तत्परता से, उतनी ही वरीयता से इस केस को छापे, तब इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगता है। गलत बयानबाजी करने वाले लोग, प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों का हौसला सिर्फ और सिर्फ इस बात से बढ़ता है कि आज आरोप लगा लो, जम के छपेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। कल को अगर वो बरी भी हो जाता है, मामला कोर्ट के जरिए पाक साफ निकल के आ जाता है, तो भी कोई पूछने वाला नहीं है, चुपचाप निकल लो। इस वजह से इस प्रकार के लोगों के हौसले बुलंद है, क्योंकि उनको कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता है। सबसे शानदार अखिलेश पति त्रिपाठी का केस है। अखिलेश पति त्रिपाठी के केस में 323, 342, 354, ए बी 509, 34 सब लगा दिया। और इस केस में पेज नंबर 5 पे थोड़ा डिटेल में है, पर मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के सामने। कहते हैं कि फर्दर द कंप्लेनेंट शी हैज स्टेटेड इन हर क्रॉस एग्जामिनेशन दैट शी डज नॉट नो द नेम ऑफ द गर्ल शी वाज टॉकिंग एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। घटना के वक्त जिन लड़कियों का वो जिक्र कर रही थी उनके बारे में वो कुछ नहीं जानती। फर्दर it is stated that she along with other girls went to police station for recording statement. However, in cross examination she states she doesn't know whether statement of other girls recorded or not. It is also admitted fact that her husband lost the relation to the accused. Further, she deposed that she does not know who called up on her phone when she handed over the same to Puneet Malhotra. Further, she has stated in her cross examination that the accused was coming towards her from the chowk, and when he came, he stuck his right hand on her left shoulder.
क्रॉस एग्जामिनेशन में सारी बातें गलत एक एक करके होती गई। फिर उसने कहा फर्दर एडमिट्स दैट ही वाज वर्कर विद द कंप्लेनेंट एंड हर हस्बैंड। जो दो विटनेसेस थे PW5 और PW4 जो वो लेकर आई थी, पता चला कि वो उसी के कर्मचारी थे, उसी के अपने एम्प्लॉइज थे। इसके बाद बहुत डिटेल में है, पर मैं बताना चाहूंगा कि यह घटना, जिस घटना का जो आरोप लगे थे, वो जिस घटना के दिन हुए थे, वो एक क्रिमेशन का इंसिडेंट था। किसके क्रिमेशन में एक्यूज वो कंप्लेनेंट गया हुआ है, उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो विटनेस उसका एम्प्लॉई, क्रॉस एग्जामिनेशन में एक भी एलिबाई नहीं, कोई विटनेस नहीं, जिन जिन लोगों का जिक्र किया उन लोगों का कहीं अता पता नहीं। कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मसले को और बीजेपी कैंडिडेट की और जो ये भी निकल के आया कि अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ इनके पति महोदय ने चुनाव लड़ा। ऑब्वियसली ये सारा कुछ ये एस्टैब्लिश करता है कि इट वाज डन आउट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, नथिंग एल्स। तो कोर्ट ने अंततोगत्वा कहा कि कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस द प्रोसिक्यूशन विटनेस हैव फेल्ड टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। ये अखिलेश पति त्रिपाठी के मामले में कोर्ट ने एक्विट कर दिया है, क्लीन चिट दिया, बोला ये केस प्रूव ही नहीं होता, कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। इस केस को भी बार बार टीवी चैनलों पे, अखबारों में, यहां वहां यदा कदा रिफर किया जाता है, यह कहा जाता है कि अखिलेश पति त्रिपाठी तो अपराधी है। तो दोस्तों, ये फैक्ट्स एंड जो कोर्ट ऑर्डर्स के हैं, बेल ऑर्डर्स के हैं, आपके सामने हमने ये इन दो कारणों से रखे। पहला, आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे आपकी मीडिया फेडरेटी के बीच लोग हैं जो अनजाने में इन सारी बातों को करते हैं, उनके पास सही सूचना हो। और टीवी चैनलों के डिबेट में जब बेसिर पैर के आरोप लगाए जाएं, तो उस झूठ की गंगा में हमारे चैनल के साथी अपना हाथ धोने के बजाय सच के मुहाने पर, सच के किनारे पर खड़े हो, यह सबसे जरूरी बात है। दूसरी बात, कल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने छेड़ा था। हमने दिखाया, आपको दिखाया नहीं बल्कि साबित किया कि ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग गालियां देते हैं, महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, उनको किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जो इस बात का संदेश उनके बाकी के काडर में देता है कि ये हमारी लाइन ऑफ आइडियोलॉजी है, इसी लाइन पे सबको अब्यूज करते रहो। हत्या की धमकी देते हैं, बलात्कार की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। बड़ी बात एक और निकल के आई कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब तक तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी के ये पेड ट्रॉल्स हैं और ये सारे काम कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब एक सरकारी हैंडल ने एक ट्रॉल को आरटी किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीं पेड ट्रॉल्स को सरकार के अंदर जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। क्या इन्हीं लोगों ने सरकार के अंदर संवाद का मोर्चा संभाल लिया, जो चेहरा दिखाकर हमारी माताओं बहनों को, फीमेल जर्नलिस्ट को गरियाते हैं, बलात्कार की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं? क्या इन्हीं सब लोगों को सरकार के अंदर जिम्मेदारी दे दी गई है? तभी वो स्टार्टअप इंडिया जैसे सरकारी हैंडल से इस प्रकार के रिट्वीट्स कर रहे हैं। आज सुबह एक बहुत अभूतपूर्व घटना हुई। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमें लगा भारतीय जनता पार्टी इससे सीखेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इससे हमारी उम्मीद से कई गुना सीखा और भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट साहब ओमकार जी, जो सांसद भी हैं, उन्होंने एक बहुत भद्दी टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ एक बहुत ही भद्दे हैशटैग के साथ ट्वीट करके एक बार फिर से यह साबित कर दिया
कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा अब शेष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। वायलेंस इनका एकमात्र हथकंडा है, जिसका इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ अलग अलग घटनाओं में ये करती आ रही है। क्योंकि आप अलग अलग संवाद नहीं करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। आपकी आइडियोलॉजिकल कम्युनिकेशन की लाइन कोई एक व्यक्ति तय करता है, आप उसी को पर्कुलेट करते हैं अलग अलग मीडिया से, अलग अलग चैनल से। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बार बार इस प्रकार के कम्युनिकेशन को अपने ऑफिशियल ऑफिस बीनर से, ऑफिशियल हैंडल से और यहाँ तक कि सरकारी हैंडल से भी बार बार इस प्रकार के कम्युनिकेशन को करके यह साबित कर दिया है कि इस देश की जो शंका है, इस देश का जो भय है कि कहीं यह देश गलत हाथों में तो नहीं जा रहा, उस शंका को सही साबित किया।